कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है, देवताओं का प्रिय बच्चा जन्म लेगा। ऐसी ही भविष्यवाणी उस दिन स्वर्ग से उतरी थी जिस दिन ब्रेलॉफ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। मानो भविष्यवाणी की सत्यता सिद्ध करने के लिए छोटी जुड़वा नोचिया बड़ी होकर एक युवा महिला बनी जिसके बाल चमकीले सुनहरे चांदी जैसे थे और मुस्कान बहुत प्यारी थी। और उसकी मौलिक क्षमता छोटी उम्र में ही जागृत हो गई थी। इसका मतलब था कि वह पानी का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती थी। सभी लोग उसको नोत्सिया कहते थे, देवताओं की प्रिय लड़की। दूसरी ओर तानसिया ब्रेलॉफ, बड़ी जुड़वां, उन काले बालों को देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सिर पर गंदा पानी डाल दिया हो। यही हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम तानसिया है। वहाँ एक पार्टी में मौजूद होती है जहाँ सभी लोग उसके ही बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि इसका उल्लेख ना करें। उसका उदास चेहरा, मैंने उस लड़की को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इसके अलावा उसकी बहन पानी में हेरफेर कर सकती है। मैंने सुना है कि उसमें बोलने की कोई योग्यता नहीं है। हाँ, वे जुड़वां हैं, तो फिर वे इतने भिन्न कैसे हो सकते हैं? उनमें से एक तो बिल्कुल परिपूर्ण है, मानो उसे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन दूसरा, तानसिया ये सब सुन रही होती है और मन ही मन कहती है, जरा सोचिए, मुझे युवराज की जन्मदिन पार्टी में ये अपमान सुनना पड़ रहा है। कमरे में हर कोई तानसिया पर हंस रहा है। छोटी बहन जिसके पास सब कुछ है और बड़ी बहन जिसके पास कुछ भी नहीं है। वे रईसों के लिए गपशप का एक मनोरंजक स्रोत थे। और एक बार तानसिया, जो अब उनकी फुसफुसाहटें सहन नहीं कर पा रही थी, कमरे से बाहर चली गई। सब लोग उस पर और भी जोर से हंसने लगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होने जा रहा है। अचानक तानसिया वाइन के ग्लास को जमीन पर दे मारती है और कहती है, ऊप्स, मेरा हाथ फिसल गया। उसके बाद वो पिंकी की ओर मुस्कुराते हुई बोलती है, खैर, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, है ना? क्या आप वही बात दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कही? मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाई। पिंकी दार जाती है और कहती है, क्या क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। तानसिया ग्लास को कुचलते हुई कहती है, आपने कहा, उनमें से एक तो बिल्कुल परिपूर्ण है, मानो उसे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन दूसरा वाला? इसके बाद आप क्या कहने वाले थे? दूसरा वाला से आपका मतलब मुझसे था, है न? पिंकी घबराते हुई बोलती है, मेरा तो बस यही मतलब था। मैं यह देखने के लिए उत्सुक थी कि तानसिया बड़ी होकर कितनी अच्छी युवती बनेगी। तानसिया कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी आपसे मेरे बारे में राय मांगी हो। तो क्या आप कृपया मेरे बारे में बकवास करने से बच सकते हैं? पिंकी कहती है, माफ करना मुझे। लेकिन तानसिया चिखते हुई बोलती है कि आप सब लोग सुनिए, अगर मैं किसी को मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोलते हुए पकड़ लूं, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं, मैं तुम्हारा गला फाड़ दूंगी। मेरा कोई इरादा नहीं है कि आप लोग मुझे नीचा दिखाते रहें। तानसिया हमें बताती है कि पहले तो मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पढ़ी हुई नॉवल की दुनिया में प्रवेश कर चुकी हूँ। मेरे पिछले जीवन के बारे में आखिरी बात जो मुझे याद है, अपनी घटिया नौकरी छोड़कर यात्रा पर निकल रही हूँ और जिस विमान पर मैं सवार थी वह मेरे अवकाश गंतव्य की ओर जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विस्फोट हो गया। उस क्षण मैं निश्चित रूप से मर गई। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग कहते हैं, कृपया जाग जाओ लेडी तानसिया। इस तरह जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं एक अलग दुनिया में किसी और के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका थी। मुझे चेक करने के बाद डॉक्टर ने बोला, यह देखते हुए कि आप घोड़े से गिर गए, यह चमत्कार है कि आपकी चोटें अधिक गंभीर नहीं है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मेरा नाम तानसिया है, मेरी बहन का नाम नोत्सिया है और मैं ब्रेलॉफ परिवार का हिस्सा हूँ। ओह, तभी मुझे याद आया, द बिलवेड सेंटिस। यह मेरी पिछली जिंदगी में एक बहुत लोकप्रिय किताब थी, जुड़वा बहनों की एक जोड़ी के बारे में जो एक दूसरे से अधिक भिन्न थी। नोत्सिया,
सबकी प्रिय छोटी जुड़वा बहन और तानसिया, जिसकी हमेशा उससे तुलना की जाती थी क्योंकि उसके बारे में एक भी बात किसी भी तरह से असाधारण नहीं थी। तनासिया एक असुरक्षित लड़की थी जिसने अपना जीवन छाया में गुजारा था और समय के साथ वह नोत्सिया की चीजों के लिए लालच करने लगी। वो सोचती थी कि देवताओं ने नोत्सिया को ही सब कुछ क्यों दिया, जो कुछ उसके पास है वह मेरे पास क्यों नहीं है। अगर मैं नोत्सिया के रूप में पैदा हुआ होती, अगर मैं नोत्सिया होती। यह सही है। तानसिया द बिलवेड सेंटिस नॉवल की विलेनेस है। मैं वही तानसिया हूँ, है ना? यह वास्तव में मेरे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि मैं फैंटेसी नॉवल की शौकीन रीडर थी। मैं खुद से प्रभावित हूँ, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है कि इसका मतलब यह है कि मैं एक नोबल वुमन हूँ, है ना? मैंने तुरंत ही अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। मैं अपने पिछले जीवन में मर चुका थी और मेरे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। बिना किसी परिवार के जन्म लेने के कारण मैंने एक अकेला दयनीय जीवन जिया, मुश्किल से जीवित रही। इसके अलावा मुझे उस जीवन की परवाह नहीं थी जिसमें मुझे धकेला गया था। मुझ पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। नॉवल में तानासिया अपनी खुद की बनाने के नरक में फंस गई थी, अंतहीन रूप से खुद की तुलना नोक्सिया से। मैं हूँ बहुत सुंदर, लेकिन मुझे इसे क्या, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नोत्सिया के रूप, व्यक्तित्व या योग्यता से ईर्ष्या नहीं है। मैं ऐसा करूँगी भी क्यों, जब मैं पहले से ही एक यंग, रिच और ब्यूटीफुल गर्ल जो हूँ। हाँ, मैं उन सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने जा रहा हूँ जो मुझे पिछले जीवन में नहीं मिली, लेकिन वे खुशी के दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे। यानी जब हमारी फीमेल लीड तानसिया ट्रिप का प्लान कर रही होती है, तभी दो नौकरनियां गॉसिप कर रही होती है कि क्या आपको नहीं लगता कि लेडी तानसिया हाल ही में कुछ अजीब व्यवहार कर रही है? हाँ, मैं सहमत हूँ। ऐसा लगता है कि वह घोड़े से गिरने के बाद एक अलग इंसान बन गई है। वैसे क्या आपने सुना है? ग्रीनरी बोलती है, क्या सुना? पहली बोलती है वे लोग अभी भी लापता है। जाहिर है कि इनका प्रयोग जीवित हथियार प्रयोगों के लिए किया जा रहा है। ग्रीनरी बोलती है, अरे ऐसा कल्लुआ के साम्राज्य में है ना? ये सुन तानसिया चाय ठुक देती है। पहली कहती, क्या आप ठीक है माय लेडी? तानसिया कहती है, मैं ठीक हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभी पहले क्या कह रहे थे? कल्लुआ साम्राज्य में क्या हो रहा है? पहली बताती है, ओ खैर, आप देखिए, अफवाहें हाल ही में बहुत तेजी से फैल रही हैं कि कल्लुआ साम्राज्य जीवित हथियार बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है। अफवाहों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक लोग लापता हुए हैं और उनमें से हर एक को वास्तव में कल्लुआ ले जाया गया। लेकिन यह सब सिर्फ अफवाह है, इसकी चिंता मत करो माय लेडी। लेकिन तानसिया दर्जती है और मन ही मन कहती है, अरे बाप रे, अभी मुझे एक बात याद आई जो मैं भूल गया था। अरवेन साम्राज्य, जहाँ प्रिय संत की घटनाएं घटित होती हैं, कल्लुआ साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है। समस्या यह थी कि युद्ध हारने के बाद तानसिया मर जाती है। तानसिया को मारता है नॉवल का अंतिम विलेन अर्सकन। वह कल्लुआ के क्रूर प्रयोग का शिकार था, लेकिन वह प्रयोगों से बच गया और उसने एक ऐसी शक्ति प्राप्त की जिसने उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया और साथ ही एक हृदयहीन राक्षस। तानसिया खुद को समझाने लगती है कि शांत हो जाएं, मेरे पास अभी भी समय है। जब अर्सकन 15 वर्ष का था तो वह एक बार प्रयोगशाला से भाग गया था, लेकिन उसके गंदे कपड़ों के कारण उसे गलती से गुलाम समझ लिया गया और अर्सकन को बेच दिया गया। सही, किताब में यही हुआ है। चूँकि तानसिया और अर्सकन एक ही युग के हैं, इस वर्ष यही होने जा रहा है। तानसिया तुरंत ही कहती है, राजधानी स्लेव मार्केट कहाँ है? मुझे तुरंत वहाँ जाना है। पहली कहती है, माय लेडी, स्लेव मार्केट, तुम क्यों ऐसा चाहते हो? तानसिया कहती है, बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, तुरंत गाड़ी तैयार करो। तभी कोई लड़का कमरे के बाहर आता है और नॉक करते हुए बोलता है, माफ करें मालिक। तानसिया कहती है, अंदर आएं। अंदर आते हुए लड़का बोलता है, मैंने आपके आदेशानुसार स्नान का पानी तैयार किया। लड़के को देख तानसिया सोचने लगती है, ओब्सीडियन बाल, गहरी सुनहरी आंखें, उसकी गर्दन पर गुदी हुई प्राचीन लिपि, क्या यह हो सकता है? तानसिया कहती है, आपका क्या नाम है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम अर्सकन है।
तानसिया घबरा जाती है कि क्या अर्स्कन नॉवल में टू ऐसा नहीं हुआ। द बिलवेड सेंटिस में एक भाग ऐसा था जहां अर्स्कन प्रयोगशाला से भाग निकला था, लेकिन ब्रेलॉफ के घराने के लिए स्लेव के रूप में काम करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि जब मैंने द बिलवेड सेंटिस इसे पढ़ा था तभी वो समाप्त नहीं हुआ था। आता हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा कथानक बिंदु हो जो उजागर नहीं किया गया था। चूंकि मैं वैसे भी अर्स्कन को ढूंढने की योजना बना रही थी, तो क्या मुझे खुश होना चाहिए कि वह यहाँ है। तभी अर्स्कन कहता है, मालिक, यदि आपके पास मेरे लिए कोई अन्य आदेश नहीं है तो क्या मैं जाने की अनुमति ले सकता हूँ। तानसिया कहती है, ओ जरूर। ये सुनते ही अर्स्कन वहाँ से चला जाता है। तानसिया सोचती है कि ये क्या था, ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे दूर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तभी पहली कहती है, माय लेडी, क्या आप उसे ऐसे ही भेजकर संतुष्ट हैं? तानसिया कहती है, हूँ। आपका क्या मतलब है? पहली कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस आश्चर्यचकित थी यह देखकर कि आप उसे सामान्य से बहुत पहले ही बर्खास्त कर दिया। तानसिया सोचती है कि सामान्य से पहले, क्या मेरे शरीर में पुनर्जन्म लेने से पहले तानसिया ने उसके साथ कुछ किया था। उसके बाद तो वो कहती है, मैं आमतौर पर उसके साथ क्या करती हूँ। मेरी सवारी दुर्घटना के बाद से मेरी यादें धुंधली हो गई हैं। दोनों नौकरनियां घबरा जाती है, जिसे तानसिया कहती है, बस मुझे सच बताओ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ जी, इससे मुझे चीजें याद रखने में मदद मिलेगी। पहली कहती है, खैर, आपने शुरू से ही अर्स्कन का तिरस्कार किया। माय लेडी, आप अक्सर कहा करते थे कि आप उसके काले बाल नहीं देख सकते। आपने उसे स्नान का पानी स्वयं खींचने का भी आदेश दिया था, और जब भी आप खराब मूड में होते थे तो आप अर्स्कन को कोड़े मारकर दंडित करते थी। तानसिया तो अपना सर पकड़ लेती है कि क्या आता मैंने मूलतः अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्स्कन मुझसे नाराज हो गया और उसने मेरे दिल में तलवार घोंप दी। जरा ठहरिए, मुझे मत बताओ कि मैं ही वह थी जिसने अर्स्कन को वापस कल्लुआ भेजा। नॉवल में अर्स्कन कल्लुआन प्रयोगशाला से भाग निकला और सीमा पार कर अर्वेन पहुंचा, लेकिन किसी कारणवश उसे पकड़ लिया गया और वापस ले जाया गया। मुझे लगता है कि नॉवल में संक्षेप में बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अर्स्कन पहले से ही मुझसे नाराज है। अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊं तो मैं सचमुच खत्म हो जाऊं। तभी पहली कहती है, स्लेव मार्केट के बारे में क्या ख्याल है मैडम? क्या आप कल वहां जाना चाहेंगी? तानसिया कहती है, नहीं, भूल जाओ, मैं स्लेव मार्केट नहीं जा रही हूँ। वो सोचने लगती है कि मैं अब अपना नया जीवन त्याग नहीं सकती। मुझे इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना है। नेक्स्ट सीन में तानसिया हमें बताती है, उस रात द बिलवेड सेंटिस की दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे एक सपना आया। सपना यह था कि मैं स्लेव मार्केट में अर्स्कन की खोज की। उसको देख मैंने तुरंत ही उसकी गर्दन पर लिखी प्राचीन लिपि को पहचान लिया। साथ ही उसके शरीर पर दर्जनों जादुई फॉर्मूले भी गुदे हुए थे। यह उन पर जबरन किए गए प्रयोग का सबूत था, ताकि उसे एक जीवित हथियार में बदला जा सके। ओरिजिनल तानसिया ने सोचा कि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को विशेष योग्यता प्रदान की। इसका मतलब है कि मैं नोट्सिया की तरह एक मौलिक क्षमता हासिल कर सकती हूँ, जल को नियंत्रित करने की मौलिक क्षमता। वह योग्यता पूर्णतः नोट्सिया की थी और तानसिया उसे छू नहीं सकती थी। लेकिन तानसिया का मानना था कि एक बार उसने अर्स्कन के शरीर पर प्राचीन लिपि और जादुई सूत्रों का रहस्य खोल दिया तो वो भी मौलिक क्षमता हासिल कर लेगी। इसलिए उन्होंने अर्स्कन पर प्रयोग करना शुरू किया। उसने पूरी योजना को गुप्त रखा, चूँकि वह जो कर रही थी वह किसी भी तरह से कानूनी नहीं था। पहली बात जो उसने की वो ये पता लगाना था कि अर्स्कन की क्षमता क्या थी। उसने अर्स्कन को चाबुक से खूब मारते हुए पूछा, इसे नकारने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके शरीर पर अंकित सूत्रों से यह बता सकती हूँ। अब आप एक साधारण इंसान नहीं है ना? अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। अर्स्कन को अब भी कुछ ना बोलते देख ओरिजिनल तानसिया कहती है, अच्छा ऐसा है तो आप बात नहीं करेंगे। उसके बाद वो और भी ज्यादा अर्स्कन को मारने लगती है, लेकिन अर्स्कन अब भी कुछ नहीं कहता। इतना ज्यादा मार लेने के बाद ओरिजिनल तानसिया भी थक जाती है। साथ ही अर्स्कन की बॉडी को टच करते हुए बोलती है, क्या यह बात है अपने पूरे शरीर को स्टील में बदलने की क्षमता? इससे आप बिना मरे अकेले ही दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों लोगों से लड़ सकते हैं, चाहे वे आप पर कितना भी आक्रमण करें।
वे आप पर कोई खरोच भी नहीं छोड़ सकेंगे। अब तो आइए देखें कि आप उस अवस्था में कितने समय तक टिक सकते हैं। ये सब सपने में देखते हुई हमारी तानसिया कहती है रुको, लेकिन ओरिजिनल तानसिया टू चाबुक से मारे जा रही होती है। हमारी तानसिया बोल रही होती है, मैं अभी जागना चाहती हूँ, रुक जाऊँ, इसे रोक दूँ। इसके साथ ही हमारी तानसिया की आंखें खुल जाती है। तानसिया घबरा जाती है कि यह महज एक सपना नहीं था, यह मेरे इस शरीर में पुनर्जन्म लेने से पहले की यादें थी। मैंने न केवल अर्सकन को यातना दी, लेकिन मैंने उस पर प्रयोग किया, ठीक वैसे ही जैसे कल्लुआ साम्राज्य ने किया था। अगर चीजें इसी तरह आगे बढ़ती, इस बात की पूरी संभावना है कि यह जानते हुए कि अर्सकन वास्तव में क्या था, मैंने उसे कल्लुआ को बेच दिया होगा। नेक्स्ट सीन में सुबह तानसिया तेजी से आगे बढ़ते हुई सोच रही होती है कि इस गति से तो अर्सकन बदला लेने के लिए मेरे पीछे आएगा। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि वह अब मुझसे कोई दुर्भावना न रखे। उसके बाद तानसिया दूर को खोलते हुई बोलती है, अर्सकन। अर्सकन जो कि मुंह पोंछ रहा होता है वो कहता है, मालिक आप यहाँ तक कैसे आए? क्या आपके पास मेरे लिए कोई और काम है? तानसिया सोचती है, मुझे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन वह मुझसे सावधान है। सही, मैं उसे दोष नहीं देती क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन अब से चीजें अलग होंगी। उसके बाद तो वो कहती है, खैर यह कोई खास बात नहीं है, मैं तुम्हें मनोर में ले जा रही हूँ, आप किसी साफ जगह पर रहेंगे, इस अंधेरे छोटे से कमरे में नहीं। अर्सकन कहता है, क्या? मुझे नहीं मालूम आपका क्या मतलब है। तानसिया कहती है, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। साथ ही उसके माइंड में होता है कि द बिलवेड सेंटेंस एक अधूरा नॉवल था, इसलिए मैं कहानी को अपनी इच्छानुसार बदलने जा रहा हूँ। तानसिया कहती है, अर्सकन आज से आप मेरा पेज होंगे ताकि यह हमेशा खुशी के साथ खत्म हो। ये सुन अर्सकन हैरान होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। तानसिया ऑकवर्ड होते हुई सोच रही होती है कि वह यह नहीं छिपा सकता कि उसे इस विचार से कितनी नफरत है, या शायद वह इसे छिपाने की जहमत नहीं उठा रहा है। लेकिन मैं समझ गई, किसी को भी यह विचार नापसंद होगा कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के करीब रहने के लिए मजबूर किया जाए जो उसे परेशान करता है, हालांकि वह मेरे आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। तानसिया कहती है, अपना सारा सामान पैक कर लो, तुम तुरंत अपने नए क्वार्टर में जा रहे हो। अर्सकन कहता है, हाँ मालिक। अर्सकन को अपना सारा सामान पैक करते हुए देख रही होती है और मन ही मन कहती है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इससे नफरत है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दो अर्सकन। मैं आपको अपने साथ रखने की योजना बना रही हूँ और उन सभी गलतियों की भरपाई करने की योजना बना रही हूँ जो तानसिया ने आपके खिलाफ की थी। इससे पहले कि मैं उसके शरीर में जागूं, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करूंगी कि तुम भूल जाओगे कि तुमने कभी मेरा तिरस्कार किया था। अर्सकन कहता है, मालिक मैंने सामान पैक कर लिया है। तानसिया कहती है, हो पहले से ही? क्या यही है? रुको, क्या तुमने पूरी सर्दी सिर्फ उन्हीं पतले कपड़ों में बिता दी? अर्सकन कहता है, हाँ मालिक। तानसिया हैरान रह जाती है और बोलती है, यह काम नहीं चलेगा, पहले चलो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े ले आते हैं, कृपया दर्जी को बुलाओ। पहली बोलती है, हाँ। अर्सकन कहता है, मैं ठीक हूँ मालिक। तानसिया बोलती है, नहीं, मैं अपने पेज को इतना खराब ढंग से नहीं सजा सकती, और अब से मालिक के बजाय मुझे लेडी तानसिया या माय लेडी कहें, समझा? नेक्स्ट सीन में तानसिया सबको बताती है, आज से अर्सकन मेरे पेज के रूप में काम करेगा, वह हर समय मेरे साथ रहेगा। सारी नौकरनियां कहती है, हाँ माय लेडी, लेकिन वे सभी सोच रही होती है कि हे भगवान, क्या वह उसे अपने पास रखने और सारा दिन उसे डराने की योजना बना रही है? ओह प्रिय बेचारा अर्सकन। तानसिया मन ही मन कहती है, मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि वे सब क्या सोच रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं अर्सकन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने की योजना बना रही हूँ, मेरी सदैव खुशी के लिए। नेक्स्ट सीन में टेलर कहती है, तो अब माय लेडी क्या मैं आपके माप से शुरू करूं? तानसिया कहती है, आज मुझे अपने लिए किसी कपड़े की जरूरत नहीं है, ये मेरे पेज के लिए है।
टेलर कहती है हाँ माय लेडी। उसके बाद तो वो अर्सकन का माप लेती हुई बोलती है माफ करें, यह डिजाइन वर्तमान में फैशन में है। तांसिया कहती है ये अच्छा लग रहा है। क्या आप दोनों अर्सकन के बालों में मदद कर सकते हैं? दोनों नौकरनियां हामी भर के अर्सकन के बालों को बनाने लगती है, ये कहते हुई कि आपके बाल बहुत मुलायम हैं। उसके बाद तो तांसिया बैठ के आराम से चाय पीते हुई अर्सकन का वेट करने लगती है। तभी टेलर बोलती है लेडी तांसिया सबसे पहले नमूना पोशाक के फिटिंग पर एक नजर डालें। असल में अर्सकन नमूना पोशाक में भी इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि नौकरनियां कहती है अरे बाप रे। तांसिया भी हैरान होती है। टेलर बोलती है आप क्या सोचती हैं माय लेडी? तांसिया कहती है यह निवेश के लायक है, क्या आप अन्य पोशाकें उसके कमरे तक भेज सकते हैं? नेक्स्ट सीन में खूब सारा खाना टेबल पार होता है और तांसिया कहती है खाओ। अर्सकन तनावग्रस्त होता है लेकिन मीट के टुकड़े को कट करना शुरू कर देता है। तांसिया सोचती है हूँ क्या उसे खाने का चाकू इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। उसके बाद तो वह बोलती है क्या आप उसके लिए खाना काट सकते हैं? नौकरानी हामी भारती है और कहती है यस माय लेडी। तांसिया बोलती है आज अर्सकन तुम्हारे लिए जो काटा गया है उसे खाओ। अर्सकन कहता है हाँ माय लेडी। तांसिया कंटिन्यू करती है कि लेकिन जब आपके पास समय हो तो डिनर चाकू का उपयोग करना सीख ले। तुम्हें सीखना होगा क्योंकि अब से तुम मेरे साथ भोजन करोगे। अर्सकन कहता हाँ। तांसिया बोलती है और क्यों न हम भोजन के बाद टहलने चलें ताकि यह सारा भोजन पच जाए। हाँ। अर्सकन बस यस माय लेडी हाय बोल रहा होता है। तांसिया मन ही मन सोचती है कि वह हर चीज के प्रति पूरी तरह उदासीन है। खाने के टेबल पर उसने केवल यही शब्द कहे यस माय लेडी। मैंने सोचा था कि वह खुश होगा यदि मैंने उस पर विलासिता की ऐसी वर्षा कर दी होती जिसका आनंद लेने का उसे पहले कभी मौका नहीं मिला होता, पर वह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से भावना से रहित है। मुझे आशा है कि वह टहलने का आनंद लेगा, भले ही थोड़ा सा। नेक्स्ट सीन में वह दोनों ही कहीं जा रहे होते हैं। तांसिया आगे चलते हुए कहती है क्या हमें थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है? हम यहाँ हैं, चलो वहाँ बैठते हैं। अर्सकन आओ बैठो। अर्सकन भी शांति से बैठ जाता है। तांसिया कहती है आप यहाँ से तारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आप खुद ही देख लें। ये सुन अर्सकन भी सर उठाकर आसमां की ओर देखता है। वहाँ का इतना खूबसूरत नजारा देखकर अर्सकन भी हैरान रह जाता है। अर्सकन की आंखों में वह सुंदर नजारा उतर जाता है। तभी तांसिया कहती है आप क्या सोचते हैं वे सुंदर हैं, है न? तांसिया भी बेहद खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन अर्सकन कहता है क्या आपने रणनीति बदली? तांसिया हैरान रह जाती है। अर्सकन बोलता है लेडी तांसिया आपने मुझसे पूछा लेडी नोत्सिया की मौलिक क्षमता चुराने में आपकी मदद करने के लिए, और यदि यह संभव न हो तो उसे मार डीन के लिए। मैं ऐसा नहीं करूँगा चाहे आप मुझे कितना भी मनाने की कोशिश करें। तांसिया चौंक जाती है कि क्या है भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तांसिया ने उससे ऐसा करने को कहा। मैं बहुत मूर्ख रही हूँ, मुझे यह कहना चाहिए था इससे पहले कि मैं उसके प्रति दयालु होना शुरू करूँ। उसके बाद तो वो कहती है मुझे खेद है अर्सकन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है ना? मैंने जो कुछ भी आपसे कहा और किया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो घोड़े से गिरने के बाद मेरी यादें चली गईं, इसलिए मुझे वह सब याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, और मैं अब नोत्सिया से नफरत नहीं करती। मैं अब मौलिक क्षमताओं या किसी भी चीज की परवाह नहीं करती, तो मेरे द्वारा किए गए उस अनुचित अनुरोध को भूल जाइए। मैं अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं दूंगी, मैं वादा करती हूँ। अर्सकन हैरान रह जाता है और कहता है आपका वादा? मैं यह पसंद करूँगा कि आप मुझे पहले की तरह कोड़े मारे और अपमानित करें। इस तरह के दयालु व्यवहार से मैं और अधिक परेशान हो जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में अगले दिन तांसिया बहुत थाकी हुई थी और कहती है अगर मैं कहीं दूर भाग जाऊं तो क्या मैं बच सकता हूं, है न? नहीं, ब्रेलॉफ हाउस के प्रमुख ऑरलैंड ऐसा नहीं होने देंगे, मुझे ट्यूरेंट ढूंढ लेंगे। इसके अलावा मैं केवल 15 वर्ष की हूँ, मेरे लिए अकेले यात्रा करना आसान नहीं होगा। भाग्य बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी टीचर कहती है लेडी तांसिया कृपया उस समस्या का समाधान करें जो मैंने अभी बताई है। ये लेडी है मार्टेला ब्रेलॉफ हाउस की गवर्नेंस जो कि हमारे तांसिया की टीचर है। तांसिया कहती है ठीक है, मैं विचारों में इतना खो गई थी कि मैंने पाठ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चलो देखते हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से आसान प्रश्न है।
उसके बाद तो वो बोलती है, उत्तर 13 है। टीचर हैरान होते हुए बोलती है, माय लेडी, क्या आपने अभी अभी अपने दिमाग में यह समीकरण हल किया है? तानसिया कहती है, मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने एक अलग समीकरण का प्रयोग किया। मैंने सोचा कि अगर मैं इसका उपयोग करूं तो इसे हल करना आसान होगा। तानसिया खुद भी हैरान होती है कि मुझे ये सब कैसे पता? टीचर कहती है, मैं जानती थी कि आप असाधारण थी माय लेडी, लेकिन यह मेरी कल्पना से परे है। मैं अब तक आपको मना नहीं की क्योंकि आपकी भावनाएं बहुत प्रबल थी, लेकिन मुझे आज सचमुच इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखो, क्या इन पुस्तकों में ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान आप नहीं कर सकते? तानसिया देखते हुई बोलती है, मैं उन सभी को हल कर सकती हूँ। टीचर कहती है, ये उन्नत जादुई सूत्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें हैं। आपने इनमें से कुछ भी कभी नहीं सीखा माय लेडी। मैं जो कह रही हूँ वह तुम समझ रहे हो। लेडी तानसिया, आप गणित की विलक्षण प्रतिभा है, अतः कृपया जादूटोना या तात्विक जादू का अध्ययन करके अपना समय बर्बाद करना बंद करें। तानसिया हैरान होते हुई कहती है, इस बारे में सोचने पर मैंने कभी इस पर प्रश्न नहीं किया, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत स्वाभाविक था। उस सपने में मुझे पता चला कि अर्सकन के शरीर पर प्राचीन लिपि और जादुई सूत्र क्या थे। नॉवल में तनासिया को कल्लुआ में जीवित हथियार बनाने के प्रयोगों के बारे में पता था, क्योंकि वह सभी जादुई सूत्र पढ़ सकती थी, लेकिन तनासिया ने अपनी इस क्षमता को उससे आगे बढ़ने के लिए पोषित नहीं किया, क्योंकि उसने नोक्सिया जैसा बनने के प्रयास में उन विषयों का अध्ययन करने में समय बर्बाद किया जिनमें उसकी कोई प्रतिभा नहीं थी। इतना ही, अपनी इस प्रतिभा का लाभ उठाकर तभी टीचर बोलती है, लेडी तानसिया, आप महानतम विद्वान बन सकती हैं, पूरे अरविंद में नहीं, पूरे महाद्वीप में। टीचर कंटिन्यू करते हुई बोलती है, ऐसा तभी संभव होगा जब आप अपनी इस प्रतिभा को छिपाना बंद कर देंगे। यदि लॉर्ड ऑरलैंड को इस बारे में पता चलता तो वह बहुत खुश होते और अपनी पढ़ाई पर कोई भी खर्च न छोड़े। तानसिया बोलती है, ठीक है, आप पिताजी को इसके बारे में बता सकते हैं। मैं उसे मेरे लिए खुश देखना चाहती हूँ। साथ ही वो सोचती है, मेरे पास नॉवल में तानसिया द्वारा चुने गए समान विकल्प चुनने का कोई कारण नहीं है। यह मेरे लिए अपना भाग्य बदलने का एक और तरीका हो सकता है। नेक्स्ट सीन में तानसिया बाहर चलते हुई मन ही मन बोल रही होती है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य से बचने का एक और रास्ता है। मैं काफी आशावान महसूस कर रही हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारे चर हैं। मैं अपना भाग्य पूरी तरह से अर्सकन की मेरे प्रति भावनाओं पर छोड़ती हूँ। मुझे अपना बचाव करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अचानक पानी उड़ते हुई तानसिया के तरफ आने लगता है और कोई कहता है, ध्यान से। तानसिया भी घबरा जाती है और वो पूरी तरह से भीग जाती है। साथ ही वो सोचती है, ये आवाज असल में वो आवाज नोट्सिया की होती है, जो कि तानसिया की छोटी बहन और द बिलवेड सेंटिस की हीरोइन है। अर्सकन हैंकी देते हुई बोलता है, तुम ठीक हो माय लेडी? तानसिया कहती है, हाँ धन्यवाद, लगता है आप भी भीग गए हैं। मैं ठीक हूँ। तभी नोट्सिया घबराते हुई बोलती है, मुझे बहुत खेद है तानसिया, मैं जानती हूँ कि इस पर विश्वास करना कठिन होगा, लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तानसिया बोलती है, मैं ठीक हूँ नोट्सिया। साथ ही उसके माइंड में चल रहा होता है कि नॉवल में भी यही हुआ। कुछ नौकरानियों ने नोट्सिया से अपनी मौलिक क्षमता दिखाने की विनती की, इसलिए नोट्सिया ने प्रयास किया, हालांकि वह अभी भी नौसिखिया थी और अंततः गलती कर बैठी। इसलिए उसके बाद वो बोलती है, यह महज एक दुर्घटना थी, है ना? इसकी चिंता मत करो, लेकिन यहाँ अपने कौशल का अभ्यास करना अच्छा विचार नहीं है। पर्यटक यहाँ से गुजर सकते हैं और आप नहीं चाहेंगे कि वे गलती से भीग जाएं। नोट्सिया कहती है, आप सही हैं, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। पहली बोलती है, लेडी तानसिया, यह लेडी नोट्सिया की गलती नहीं है। गीनरी बोलती है, यह सही है, हमने उससे अपनी योग्यता दिखाने की विनती की। तानसिया बोलती है, तो फिर आपको पता है कि आपने क्या गलत किया है ना? दोनों नौकरनियां बोलती है, हाँ माय लेडी। तानसिया कंटिन्यू करती है कि अब से आप जहाँ भी हों, नोट्सिया से उसकी क्षमता दिखाने के लिए मत कहिएगा, जब आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह इतनी अच्छी है कि वह इस तरह के अनुरोध को कभी अस्वीकार नहीं करेगी।
इतने में पहली बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तानसिया बोलती है, क्या आप समझ नहीं पाए कि मैंने अभी क्या कहा? क्या मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत है? दोनों नौकरनियां बोलती है, नहीं नहीं, समझ गई माय लेडी। नोत्सिया कहती है, धन्यवाद तानसिया। तानसिया बोलती है, किस लिए? नोत्सिया बोलती है, मेरी माफी स्वीकार करने के लिए, और यह सब मैं अपनी ओर से कह रही हूँ। तानसिया बोलती है, कुछ नहीं, अतिशयोक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी उसका ध्यान अर्सकन पर जाता है। वो भी भीग चुका होता है और उसके बॉडी पर के घाव दिख रहे होते हैं। तानसिया कहती है, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। नोत्सिया सोचती है, अभी तानसिया का चेहरा उदास लग रहा था। मुझे आश्चर्य है, क्यों? क्या मैंने उसे परेशान करने के लिए कुछ और किया है? नेक्स्ट सीन, वो दोनों ही रूम में पहुंच जाते हैं और तानसिया कहती है, अर्सकन अपनी बनियान और शर्ट उतारो। अर्सकन कुछ नहीं कहता और अपने शर्ट को निकलने लगता है। तानसिया अलमारी खोलते हुई सोच रही होती है कि वे घाव मैंने ही दिए है न, उन्हें उन पर कुछ मरहम लगाना चाहिए ताकि वे संक्रमित न हो। मिल गया, यह पर्याप्त होना चाहिए। उसके बाद तो वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो अर्सकन कहता है, तुमने मुझे कपड़े उतारने को कहा था। तानसिया कहती है, हाँ, लेकिन आप घुटनों पर क्यों हैं? तभी माइंड में आता है, उस सपने में मैंने उसके नंगे धड़ पर कोड़े मारे। अपने शरीर को कठोर करके इस्पात बनाने की अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए अर्सकन ने यह मान लिया होगा कि उससे उसकी शर्ट उतारने के लिए कहना यह संकेत था कि मैं उसे कोड़े मारना शुरू करने वाली हूँ। तानसिया अर्सकन के पास जाके उसकी घाव पर मरहम लगाने लगती है। अर्सकन चौंक जाता है और कहता है, आप क्या कर रहे हो? तानसिया बोलती है, क्या आप पर मरहम लगा रही हूँ, इसलिए स्थिर रहो। यह संक्रमण को रोकने के लिए एक मरहम है, इसलिए इससे जलन नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो सोचती है, यद्यपि अर्सकन के प्रति दयालु होना अंततः निरर्थक साबित हो सकता है, तो मैं उसके घावों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अतः मैंने अर्सकन के प्रति जो दया दिखाई, यह आंशिक रूप से भविष्य में जो कुछ भी हो सकता था उसके प्रति स्वयं को सुरक्षित रखने का एक तरीका है, लेकिन अधिकांशतः मैं पूरी तरह से सनक में काम कर रही थी। नेक्स्ट सीन में तानसिया स्टडी करते हुई बोल रही होती है, मैंने एक बार फिर सोचा कि मैं निश्चित मृत्यु से कैसे बच सकती हूँ। क्या होगा अगर मैं युद्ध को रोकने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करूँ? यदि कल्लुआ और अरवेन के बीच युद्ध नहीं छिड़ता तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। सबसे पहले ब्रेलॉफ का घर बर्बाद नहीं होगा, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा में रहूंगी और शत्रु साम्राज्य के जनरल अर्सकन द्वारा मुझे मार डालने की कोई संभावना नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं अर्सकन को पकड़े जाने और प्रयोगशाला में वापस ले जाने से बचाने में मदद करूं, तो जीवित हथियार बनाने के कल्लुआ के प्रयास विफल हो सकते हैं। अर्सकन ने उनके प्रयोग को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी इस क्षमता का उपयोग कैसे करूं, लेकिन कोई अच्छा विचार नहीं आ रहा है इस समय मेरे पास। नेक्स्ट सीन में पहली कहती है, माय लेडी, आप अपने स्टडी रूम में सोए हुए हैं, डेस्क पर ही, क्या आप ठीक है? तानसिया बहुत थाकी हुई होती है और सोचती है, मैं सारी रात सोचती रही और अंततः सो गई। पहली बोलती है, माय लेडी, लॉर्ड ऑरलैंड ने अनुरोध किया है कि आप आज रात उनके साथ भोजन करें। मुझे रात के खाने से पहले बदलाव करने में आपकी मदद करने दीजिए। तानसिया कहती है, लॉर्ड ऑरलैंड? साथ ही उसके माइंड में आता है, ऑरलैंड ब्रेलॉफ, वह मेरे पिता है ना? वह अचानक मेरे साथ डिनर क्यों करना चाहता है? नेक्स्ट सीन में तानसिया अपने पिता के साथ डिनर करने के लिए जा रही होती है और उसके मन में चल रहा होता है, मैं थोड़ा घबरा रही हूँ क्योंकि यह पहली बार है मैं अपने पिता से मिल रही हूँ। ऑरलैंड ब्रेलॉफ अपने तीक्ष्ण दिमाग, शांत व्यवहार के साथ और व्यावसायिक कौशल ने ब्रेलॉफ के घराने को बड़ी ख्याति दिलाई। यद्यपि उनकी सार्वजनिक छवि एक ठंडे, अलग-थलग आदमी की थी, निजी तौर पर वह अपनी दोनों बेटियों के प्रति बहुत प्यार करने वाले पिता थे। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे बस नेचुरल बिहेव करना है। इसके साथ वह वाहन पहुंच जाती है। पिताजी कहते हैं, आओ बैठो। तानसिया तो फ्रीज रह जाती है और मन ही मन कहती है, क्या मेरे पिता इतने युवा क्यों हैं? पुस्तक में लिखा था कि मेरे पिता ने मेरी माँ से विवाह किया था जो गुजर गयी जब वे दोनों काफी छोटे थे। तानसिया बैठते हुए कहती है, इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, क्या आज आपके पास कोई काम नहीं था? पिताजी कहते हैं, काम, लेकिन मैंने इसे पीछे धकेल दिया क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। तानसिया बोलती है, एक उपहार? साथ ही बटलर
सामने आकर एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर एक रेड नेकलेस होता है। पिताजी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मार्टेला ने मुझसे कहा कि आपने जादुई सूत्रों के विषय में एक असाधारण प्रतिभा की खोज की है, इसलिए मैंने एक बधाई उपहार तैयार किया है। मुझे आशा है कि यह आपको पसंद आएगा। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं खुशी से आपके प्रयासों में आपका समर्थन करूंगा। तानसिया कहती है, यह अप्रत्याशित है। धन्यवाद पिताजी। साथ ही वह सोचती है कि उसने मुझे यह देने के लिए अपना काम टाल दिया। वह इसे मेरे कमरे में भेज सकता था, वह तो मेरी सोच से भी अधिक स्नेही पिता है। पिताजी तो खुश होते हैं कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि यह आपको पसंद आया। तभी नोट्सिया कहती है, बधाई हो तानसिया, वे नेकलेस बहुत सुंदर हैं। मुझे यकीन है कि वे आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। यदि आप सोचे तो क्राउन प्रिंस की जन्मदिन पार्टी जल्द ही होने वाली है, तुम्हें वह नेकलेस बॉल पर पहनना चाहिए। तानसिया सोचती है, जरा ठहरिए, क्राउन प्रिंस की जन्मदिन की पार्टी, क्राउन प्रिंस की जन्मदिन की बॉल। यहीं पर नोट्सिया और नॉवल के मेल लीड की पहली मुलाकात हुई थी और वह मेल लीड है क्राउन प्रिंस स्वयं, रोहेल डी फ्रेंज आर्वेन। उस प्रारंभिक से सामना करना, एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह बढ़ता गया और अंततः वयस्क होने के बाद वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। तनासिया निःसंदेह एक विलेंस थी जो उन्हें विभाजित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन क्या होगा अगर मैं उनके प्यार का समर्थन करूं? ऐसे मेरी मृत्यु की संभावना कम हो सकती है। इसकी तुलना में अगर मैंने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद तो वह कहती है, नोट्सिया क्या आप उधार लेना चाहेंगे यह नेकलेस? नोट्सिया कहती है, मैं यह नहीं कहना चाह रही थी कि मैं इसे स्वयं पहनना चाहती हूँ। मेरा बस इतना ही मतलब था कि मुझे लगा कि यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तानसिया बोलती है, मुझे पता है, मैं तो बस पेशकश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए इसे बॉल पर पहनना एक अच्छा विचार होगा। नोट्सिया बोलती है, मेरा मतलब है, मैं इस प्रस्ताव के लिए आभारी हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तानसिया कहती है, मना मत करो, मुझे यकीन है कि यह तुम पर और भी अच्छा लगेगा। क्या आप भी इस नेकलेस के साथ पहनने वाली पोशाक चुनने में मेरी मदद करना चाहेंगे? असल में तानसिया के मन में चल रहा होता है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे इस तरह नोटिस करे। मेरे लिए यह अधिक लाभदायक होगा कि मैं सुनिश्चित करूं कि उस शाम नोक्सिया ध्यान का केंद्र हो और रोहेल के साथ अपनी प्रारंभिक मुठभेड़ को शानदार सफलता बनाना। नोट्सिया बोलती है, तानसिया क्या तुम सचमुच मुझे ड्रेस चुनने में मदद करोगी? तानसिया बोलती है, हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। नोट्सिया, वाह, मैं इंतजार नहीं कर सकती। तभी पिताजी बोलते हैं, तुम दोनों जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब हो। तानसिया, अपनी बहन को वह नेकलेस देने की कोई जरूरत नहीं है। तानसिया बोलती है, पिताजी कहते हैं एक दूसरा समान नेकलेस बनवाएं। बटला कहता है, ओके माय लॉर्ड। तानसिया सोचती है, अरे बाप रे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। नोट्सिया खुशी से बोलती है, आप कब कपड़े खरीदने जाना चाहते हैं? तानसिया बोलती है, जब कभी भी आप चाहते हैं। पिताजी कहते हैं, चलिए भोजन करते समय इस बातचीत को जारी रखें।